हेलो, नाउ लेट अस स्टार्ट। आज हम बात करेंगे नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट इन फिजिकल साइंस, राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा भौतिक विज्ञान में, नेट। जैसे हमें मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक ना? जी सर, आ रही है। हाँ, जैसे हमें पता है इन हायर एजुकेशन फॉर बीइंग असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, नेट इज कंपलसरी, नेट और पीएचडी। ठीक है, तो इफ यू आर हैविंग नेट एनईटी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, then you are eligible for applying as assistant professor in any institutions in higher education। किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर से, आपकी एंट्री होगी। उसके लिए एलिजिबिलिटी होती है नेट होना चाहिए या आजकल जैसे पीएचडी होना चाहिए। नेट में भी दो कैटेगरी होती है, नेट प्लेन नेट एंड नेट विद जीआरएफ। ठीक है, प्लेन नेट का मतलब हुआ कि आपने यदि नेट निकाल लिया है, नेट क्वालिफाई किया है, ओनली नेट, देन यू आर एलिजिबल फॉर अप्लाइंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर। और दूसरी कैटेगरी नेट विद जीआरएफ। जीआरएफ मींस जूनियर रिसर्च फेलोशिप। और यदि आपने नेट विद जीआरएफ निकाला है, इसका मीनिंग ये हुआ कि आपके पास नेट तो है ही, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं इन हायर एजुकेशन, बट यू आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर परसुइंग योर पीएचडी। ठीक है, जो जीआरएफ आपको मिला है, जो जीआरएफ गवर्नमेंट देती है, सीएसआईआर देती है, वो आपको पीएचडी करने के लिए देती है। सीएसआईआर, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, हमारे साइंस में सीएसआईआर एग्जाम कराती है। सीएसआईआर यूजीसी कंबाइंड नेट का एग्जाम कंडक्ट करती है। तो ये तो इसका इंपोर्टेंस हुई, नेट की क्या इंपोर्टेंस है। एक चीज मैं आपको बताऊं, जब भी आप लोग नेट के लिए अप्लाई करते हैं, हमें पता है कि साल में 2 बार नेट के एग्जाम होते हैं, दिसंबर एंड जून। ठीक है, दिसंबर आने वाला है, इसमें नेट का एग्जाम होगा। और उधर जून में हर 6-6 महीने बाद साल में 2 बार नेट के एग्जाम होते हैं। और उसी हिसाब से 2 बार ये फॉर्म भरे जाते हैं। जैसे दिसंबर के लिए आमतौर पर 3 महीने पहले दिसंबर से वो आपका सितंबर के आसपास, अगस्त सितंबर में ये फॉर्म भरे जाते हैं दिसंबर के लिए। और उधर करीब फरवरी मार्च में फॉर्म भरे जाते हैं जून के लिए। ठीक है, एडवर्टीजमेंट जो है वो यूजीसी की वेबसाइट पर अवेलेबल होता है, और जो डिफरेंट नेशनल न्यूज़पेपर्स हैं और एम्प्लॉयमेंट न्यूज हैं, वहां पर भी इनका एडवर्टीजमेंट आता है नेट के लिए। ठीक है, तो जब आप लोग अप्लाई करते हैं, नेट वाला फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा और रिकमेंड करूंगा कि जो उसमें 2 बॉक्स होते हैं, नेट मतलब लेक्चरशिप ओनली, और होता है जीआरएफ, तो आप जीआरएफ वाली कैटेगरी को टिक करें। वजह यह कि जीआरएफ जो कैटेगरी मिलती है वो हायर मेरिट वालों को मिलती है, जिनके मार्क्स अच्छे होते हैं, हाई मेरिट होती है, उनको जीआरएफ वाली कैटेगरी मिलती है। और जो दूसरा स्पान है प्लेन नेट का, प्लेन नेट का लेक्चरशिप का, तो इन केस यदि आप किसी वजह से जीआरएफ की कैटेगरी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, और यदि आप नेट वाली कैटेगरी में केवल आते हैं, तो आपको नेट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा यदि आप नेट वाली कैटेगरी में आते हैं। आप लोग अपने मोबाइल जो ऑडियो हैं उनको ऑफ कर लीजिए। ठीक है, तो आप लोग जब भी फॉर्म भरते हैं नेट का, तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप जीआरएफ वाली कैटेगरी को टिक करें। आपकी यदि अच्छी मेरिट होगी तो जीआरएफ आपको मिल जाएगा। और यदि आप थोड़ा लो मेरिट मारे हैं, मतलब जो स्पान है ओनली लेक्चरशिप के लिए, जो नेट है केवल प्लेन। सौरभ कुमार, स्टॉप प्रेजेंटिंग। सौरभ स्टॉप प्रेजेंटिंग। तो यदि आप जीआरएफ वाली कैटेगरी में नहीं आते किसी वजह से, और नेट वाली कैटेगरी में आते, तो नेट आपको मिल जाएगा। तो आप जब भी अप्लाई करें जीआरएफ के लिए अप्लाई कीजिए। इनके लिए कुछ एज लिमिट है, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो क्या क्या एज लिमिट है इनके लिए, तो सबसे पहले बात करते हैं एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सेंट्रल यूनिट बनाई है, सेंट्रल एजेंसी बनाई है, जो डिफरेंट टाइप्स के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और एग्जाम ऑर्गेनाइज करती है। एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और उसने जो इसका सीएसआईआर यूजीसी नेट का जो पैटर्न
रिलीज किया है, वो कुछ उस पर हम चर्चा करेंगे। उस पैटर्न में ये है कि दिस पैटर्न इज सच दैट द क्वेश्चन पेपर contains 120 questions of 200 marks. There will be 120 questions carrying 200 marks. And further, this question paper is divided into 3 sections: section A, section B, and section C. And this section A, this is common for all subjects and will test candidates general aptitude. जो सेक्शन ए है उसमें क्या होगा, जनरल एप्टीट्यूड होंगे, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स हो सकती है, और इन्वायरमेंट से रिलेटेड होंगे, जनरल साइंस होगी आपकी, मेंटल एबिलिटी और एप्टीट्यूड, इस टाइप के कॉमन ये पार्ट होगा, और ये सभी सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन है। पार्ट बी एंड पार्ट सी, दीज 2 पार्ट्स आर सब्जेक्ट स्पेसिफिक। इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके सब्जेक्ट्स, यदि आप फिजिक्स के हैं, फिजिक्स को यहाँ पर फिजिकल साइंस कहते हैं हम लोग नेट में, तो बी और सी सेक्शन है, उसमें फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके होंगे, और उसमें ईच सेक्शन कंटेन्स अ डिफरेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड आल्सो द टोटल क्वेश्चंस दैट कैंडिडेट नीड टू अटेम्प्ट आर डिफरेंट फॉर एवरी सब्जेक्ट्स। फिजिक्स में अलग टाइप के हो सकते हैं, केमिस्ट्री में अलग टाइप के हो सकते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस सीएसआर नेट एग्जाम फिजिकल साइंसेज, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपके पास नेट होता है तो ये अपने आप में एक ग्रेट अचीवमेंट है कि यू आर हैविंग नेट और नेट विद जीआरएफ, ठीक है ना, इक्वालिटी को शो करता है। एंड लेट अस डिस्कस सीएसआर नेट इन फिजिकल साइंसेज। तो देयर विल बी 20 क्वेश्चंस इन पार्ट ए, 25 क्वेश्चंस इन पार्ट बी एंड 30 क्वेश्चंस इन पार्ट सी। नाउ लेट अस डिस्कस वन बाय वन। आप लोग, मैं आपके साथ स्क्रीन पर शेयर करूंगा। फिजिकल साइंस, now this is part. Here we will write total questions. Here questions to be attempted, marks per question, and a negative marking. There is a concept of negative marking in NET. Clear? Now let us discuss. There is part A. In part A, this is part B, part C, and total. Let us discuss part wise number of questions. In part A, there will be 20 questions. Clear? In part B, there will be 25 questions. In part C, there will be 30 questions, and there will be 75 questions overall. Clear? But don't worry, there will be choice, there will be option for you कि आपको सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं, आपके पास ऑप्शंस होंगे कुछ। पार्ट में यदि आते हैं हम, there are total 20 questions and you have to attempt only 15 questions out of 20 questions. आपको 20 में से 15 क्वेश्चन ए सेक्शन में ट्राई करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं। इन सेक्शन बी there are 25 questions and you have to attempt only 20 questions. Clear? Now in section C there are 30 questions and you have to attempt only 20 questions. Clear? Now in section A, where there are 20 questions and you have to attempt 15 questions, the marks per question is 2. Here in section B, mark per question is 3.5, and in part C, marks per question 5. What about negative marking? In section A, 0.5 negative marks for each wrong question. In part B, 0.875 negative mark for each wrong question and 1.25 marks for each
wrong question will be detected in section C. Clear? So this is a infograph, ठीक है, that explain section wise exam pattern for physical sciences. Clear? Now there will be 4 alternatives against each and every question. There will be 4 options and only one answer would be correct. You have to choose only one correct answer. There will be a constant 25% negative marking. 25% negative marking will be there, applicable in all parts. तो 25 परसेंट मार्क्स की हम नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो हम यदि कैलकुलेट करते हैं तो इस सेक्शन में 0.5 नेगेटिव मार्क ए में, और बी में 0.875 और सी में 1.25 नेगेटिव मार्क्स आपको दिए जाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। पहले हम इसकी बात करते हैं इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, कुछ इसमें हैं हमारे इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या क्या होने चाहिए। द इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस रिलेटेड टू CSIR UGC NET एग्जाम्स। फर्स्ट you have to visit the website of the UGC CSIR regarding NET section. A list of candidates registered for this test will be made available on the official website. Aspirants must refer to the website for checking their registration and for time to time updates. The question paper will be set in Hindi and English version. Candidates opting for Hindi medium in the application form will be displayed questions in both English and Hindi. ठीक है, जो हिंदी मीडियम ऑप्ट करते हैं उनके लिए क्वेश्चन पेपर विल बी अवेलेबल इन बोथ मीडियम्स, इंग्लिश एंड हिंदी। लेकिन द कैंडिडेट्स ऑप्टिंग फॉर इंग्लिश मीडियम विल बी आस्क्ड क्वेश्चंस इन इंग्लिश वर्जन ओनली। इंग्लिश के लिए केवल इंग्लिश में ही मिलेंगे। द एक्चुअल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन ईच पार्ट and section to be asked and attempted may vary from subject to subject. And no candidate shall be permitted to leave the examination hall before completion of 3 hours. The duration of the question paper is 3 hours. और आपको पूरे 3 घंटे वहां बैठना होगा। ठीक है, 3 घंटे से पहले आप लोग रूम छोड़कर नहीं जा सकते और 3 घंटे आपको चाहिए भी क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। और एग्जामिनेशन के लिए इंपोर्टेंट होता है जो एडमिट कार्ड होता है CSIR का, वो आपको अपने साथ ले जाके जाना पड़ता है। इसके अलावा ओरिजिनल कोई दूसरी फोटो ID प्रूफ, आधार या कोई दूसरा हो वो लेके जाना पड़ता है आपको, और 2 फोटोग्राफ। ये इंस्ट्रक्शंस आपके पास एडमिट कार्ड में लिखे रहते हैं, वेबसाइट पे अवेलेबल होते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस द एलिजिबिलिटी एंड एज लिमिट। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC conducts National Eligibility Test NET to determine eligibility for lecturership and for award of Junior Research Fellowship JRF in order to ensure minimum standards in the teaching profession and research. The Council of Scientific and Industrial Research CSIR conduct UGC CSIR NET for science subjects. The tests are conducted twice in a year. जो मैंने अभी बताया था 2 बार होता है, twice in a year, in the month of December and in the month of June. Generally in the month of June and December. जो अब दिसंबर आ रहा है उसमें एग्जामिनेशन ये होगा, ये टेस्ट होगा। UGC has a number of fellowships to the universities for the candidates who qualify this test. The JRF are awarded to the meritorious students, candidates from among the candidates qualifying for eligibility for lecturership in the NET. अब मैं एक चीज क्लियर कर दूं, जो मैंने अभी हम बताई थी 2 कैटेगरी, नेट एंड नेट विद JRF। नेट यदि आपने केवल एक बार निकाल लिया है तो दैट नेट विल बी वैलिड फॉर एवर। ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन ना हो। कभी कभी एक कंफ्यूजन होता है कि आपने नेट निकाला है एंड दैट नेट इज वैलिड ओनली फॉर 1 ईयर ना, ऐसा नहीं है। नेट आपने यदि एक बार निकाल लिया है तो वो हमेशा हमेशा के लिए वैलिड रहेगा, नंबर 1। नंबर 2, हाँ, जो JRF है, नेट विद JRF जो फेलोशिप है, दैट फेलोशिप JRF इज वैलिड ओनली 1 ईयर। ठीक है, वो 1 साल के लिए वैलिड है। मतलब 1 साल के अंदर
आपको पीएचडी रिसर्च ज्वाइन करनी होती है कहीं ना कहीं, किसी कॉलेज में या किसी यूनिवर्सिटी में, 1 साल के अंदर, जो जीआरएफ वाली कैटेगरी है। मैंने शुरू में बताया था कि जीआरएफ जो गवर्नमेंट देती है या यूजीसी सीएसआर देती है, वो देती है फॉर परस्यूइंग योर पीएचडी प्रोग्राम। ठीक है, तो पीएचडी करने के लिए आपको जीआरएफ मिलती है, और यदि आपने जीआरएफ क्वालिफाई किया है तो उसमें नेट तो आपके पास है ही ऑलरेडी। ठीक है ना, जीआरएफ मीन्स नेट विद जीआरएफ, नेट प्लस जीआरएफ। ठीक है, तो नेट तो आपका निकला है, दैट इज वैलिड फॉर एवर। और जो जीआरएफ आपका निकला है, वो जो फेलोशिप है वो आपको 1 साल के अंदर ज्वाइन करनी पड़ती है पीएचडी कहीं पर भी। ठीक है, और यदि आपके पास जीआरएफ है तो आपको देयर इज नो नीड टू क्वालिफाई एनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर पीएचडी प्रोग्राम। जो यूनिवर्सिटी पीएचडी प्रोग्राम के लिए एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करती है, ठीक है ना, आपको अप्लाई तो करना है, आपको जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो फॉर्म है अप्लाई करना, उस फॉर्म में भरना है, लेकिन आपको रिटिन एग्जामिनेशन जो होगा, एंट्रेंस टेस्ट जो होता है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होता है पीएचडी के लिए, उससे आपको छूट मिल जाएगी। देयर विल बी एजम्पशन फॉर जीआरएफ। यदि आप जीआरएफ क्वालिफाइड है तो आपको 1 साल के अंदर पीएचडी प्रोग्राम ज्वाइन करना पड़ता है। और पीएचडी के लिए वो आमतौर पर 5 साल के लिए आपको फेलोशिप मिलती है, 2 साल एज जीआरएफ। ठीक है ना, फिर 2 साल आपने जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप लेते हुए जो पीएचडी में जो रिसर्च वर्क की है, उसका एक कमेटी बनती है, उसका असेसमेंट किया जाता है, और यदि वो असेसमेंट ठीक है तो दैट जेआरएफ इज कन्वर्टेड इनटू एसआरएफ फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स। अगले 3 सालों के लिए जीआरएफ को एसआरएफ में कन्वर्ट कर दिया जाता है। एसआरएफ मींस सीनियर रिसर्च फेलोशिप। तो जो जीआरएफ में आपको मिलता है उसमें कुछ आपको स्टिपेंड मिलता है, आपका जेब खर्च के लिए पैसा मिलता है, गवर्नमेंट अच्छा खासा पैसा देती है, 1-2 हजार, 2-3 हजार नहीं, काफी पैसा आपको पर मंथ मिलता है। ठीक है, जीआरएफ में। इसके अलावा आपको बुक्स परचेज करने के लिए पैसा उसमें होता है, स्टेशनरी के लिए पैसा होता है, आपको कार्बन पेपर, फोटोकॉपी, फैक्स मेल करने हैं, इंटरनेट में जो खर्च आता है, पोस्टल चार्जेज में जो खर्च आते हैं वो भी आपको मिलते हैं। आपको रिसर्च पेपर, कोई रिसर्च जर्नल आप परचेज कर रहे हैं, कोई बुक्स परचेज कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक और रेफरेंस बुक रिलेटेड टू योर रिसर्च वर्क, उसका पैसा भी आपको मिलता है। आप कोई सेमिनार कॉन्फ्रेंस करने के लिए जा रहे हैं, कोई पेपर प्रेजेंट करने के लिए किसी सेमिनार कॉन्फ्रेंस या और दूसरी सिंपोजियम में आप जा रहे हैं कहीं पर भी, तो उसका टोटल एक्सपेंडिचर, आने जाने का खर्च, टीएडीए एज वेल एज रजिस्ट्रेशन फी आपको मिलती है। ये जीआरएफ के अंतर्गत ही आपको आती है। इसके अलावा आप कहीं पर कोई लेबोरेटरी या कोई ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन आप विजिट करने के लिए जा रहे हैं फॉर कलेक्टिंग योर रिसर्च पेपर्स, कलेक्टिंग सम लिटरेचर रिगार्डिंग योर रिसर्च, उसके लिए भी आपको पैसा मिलता है। तो यदि आपने जीआरएफ क्वालिफाई कर लिया तो पूरे बहुत बढ़िया बेहतरीन तरीके से यू कैन परस्यू योर पीएचडी प्रोग्राम। ठीक है, तो ये फायदा है जीआरएफ क्वालिफाई करने का। नाउ नेट शेड्यूल, लेट अस डिस्कस नेट शेड्यूल। तो यूजीसी कंडक्ट्स नेट ट्वाइस इन a year, in the month of June and December. The notification announcing the June and December examination are published in the month of March, for June in the month of March, and for December in the month of September, respectively, in the weekly journal of nationwide circulation, employment news or website. Now let us discuss educational qualification. ठीक है, तो बीएससी, बीएस 4 ईयर प्रोग्राम, बीई, बीटेक, बी फार्मा, एमबीबीएस, इंटीग्रेटेड, बीएसएमएस, एमएससी और इक्विवेलेंट डिग्री विद एटलीस्ट 55% मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी। आपके पास 55%, 55% मार्क्स आपके पास पीजी प्रोग्राम में होने चाहिए, है ना। एंड फॉर ओबीसी, ओबीसी एंड जनरल दोनों के लिए 55%, 55, एंड फॉर एससी एसटी कैंडिडेट 50%। ठीक है ना, एससी एसटी हैं या फिजिकली चैलेंज्ड हैं या विजुअली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए 50% मार्क्स। ठीक है, और जनरल और ओबीसी के लिए 55% मार्क्स मास्टर्स में होना चाहिए। तो आपके पास मास्टर डिग्री होना जरूरी है, या बीएस 4 ईयर प्रोग्राम होना चाहिए, बी, बीटेक, बी फार्मा, एमबीबीएस, इंटीग्रेटेड, बीएसएमएस, ये सब चीजें हैं। हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं तो आपके पास फिजिक्स में ये एमएससी फिजिक्स में आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए, और एससी एसटी के लिए 50% और फिजिकली चैलेंज के लिए।
Now, candidate enrolled for MSc for having completed 10 plus 2 plus 3 years. 10 plus 2 means 12 और 3 means जो BSc आपने की है. Above qualifying examinations are also eligible for to apply under result awaited RA category. आपने मान लिया पीजी में आपने MSc सब कुछ किया है, आपने MSc 4th सेमेस्टर या फाइनल सेमेस्टर या कहीं पर एनुअल सिस्टम में, तो फाइनल ईयर में आपने एग्जाम दिया है एंड योर रिजल्ट इज अवेटेड, देन यू कैन अप्लाई फॉर नेट. तभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं और वहां पर रिजल्ट में रिजल्ट अवेटेड पर टिक कर देंगे, आप मेंशन कर देंगे ऑन द कंडीशन दैट दे कंप्लीट द क्वालिफाइंग डिग्री. ठीक है, विद रिक्विसाइट परसेंटेज ऑफ मार्क्स विद इन द वैलिडिटी पीरियड ऑफ 2 years to avail the fellowship from the effective date of award. जब आपको सर्टिफिकेट नेट का या नेट जेआरएफ का मिलेगा, एट दैट टाइम यू मस्ट परचेस योर कंप्लीट क्वालिफिकेशन. आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए उस टाइम, उस दौरान की. सच कैंडिडेट्स विल हैव टू सबमिट द अटेस्टेशन फॉर्मेट गिवन एट द रिवर्स ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, ड्यूली सर्टिफाइड बाय द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और इंस्टीट्यूट from where the candidate is appearing for or has appeared. Clear? Now BSc owners or equivalent degree holders or students enrolled, we can say in integrated MS PhD program with at least 55% marks for general और OBC category. ठीक है, तो आप लोगों को तो ध्यान रखना, for general and OBC आपके पास पीजी में MSc में 55% मार्क्स होने चाहिए. SC ST या फिजिकली चैलेंज या विजुअली हैंडीकैप जो होते हैं उनको 50% आपके पास होनी चाहिए. कैंडिडेट्स विद बैचलर डिग्री वेदर साइंस, इंजीनियरिंग और एनी अदर डिसिप्लिन विल बी एलिजिबल फॉर फेलोशिप ओनली आफ्टर गेटिंग रजिस्टर्ड enrolled फॉर PhD integrated PhD program. Clear? Now let us discuss age limit. The age limit for admission to the test is as under for GRF, net GRF, maximum age limit is 28 years. यदि आप GRF वाली कैटेगरी में आप इंटरेस्टेड हैं, देन आपकी मैक्सिमम एज 28 years होनी चाहिए, 28 साल से ज्यादा एज नहीं होनी चाहिए. बट अपर एज लिमिट may be relaxed up to 5 years in the case of candidate belonging to SC ST or person with a disability or female applicants and 3 years for OBC non-creamy year as per Government of India Central List. ठीक है, तो आपके पास 28 years मैक्सिमम है एज, और SC ST के लिए आपके 5 साल का रिलैक्सेशन है. फीमेल कैंडिडेट के लिए भी, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए भी है, और 3 साल का उनके लिए जो OBC है नॉन क्रीमी लेयर में. ठीक है ना, तो नॉन क्रीमी लेयर OBC मीन्स उनको 3 साल के मतलब मैक्सिमम एज लिमिट उनके लिए हो जाएगी 28 + 3 31. बट ओनली फॉर नेट, सिंपल नेट, फॉर लेक्चरशिप देयर इज नो अपर एज लिमिट. नेट आप कभी भी दे सकते हैं, 50 साल की उम्र में आप दे सकते हैं, 40 की उम्र में दे सकते हैं, बट JRF के लिए आपके पास एज लिमिट है 28 ईयर्स. आपने जरा वीडियो ऑन कर लीजिए, सभी अपने वीडियो ऑन कर लें, अपने वीडियो ऑन कर लीजिए. वीडियो ऑन कीजिए. सौरभ कुमार, सौरभ, शैलेंद्र कुमार, शैलेश, वीडियो ऑन कीजिए. सौरभ, शैलेश, जितने भी जुड़े हैं सब वीडियो ऑन कीजिए. गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून. वीडियो ऑन कर लीजिए. सौरभ, समर, वीडियो ऑन कीजिए अपने, सभी वीडियो ऑन कर लें. Now off your video. You can off your videos. ठीक है.
Now let us discuss the website. जो वेबसाइट है हमारी CSR, अभी ये क्लियर है कि फॉर JRF कैटेगरी मैक्सिमम एज लिमिट इज 28 years एंड फॉर लेक्चरशिप नेट देयर इज नो अपर एज लिमिट। क्लियर। नाउ जो वेबसाइट है हमारी CSR की, आपके पास होनी चाहिए http://CSIRHRDG.res.in. This is the official website of CSIR. HRDG means Human Resource Development Group. ठीक है, ये वेबसाइट है, इस पर आप डालेंगे, इस पर डिटेल मिलेगी आपको नेट JRF फॉर फिजिकल साइंसेज। नाउ लेट अस डिस्कस स्कीम फॉर टेस्ट। CSIR UGC NET exam for award of junior research fellowship and eligibility for lectureship shall be a single paper test having multiple choice questions. ठीक है, there will be only one single question paper of 3 hours duration, 3 घंटे का पेपर होगा और उसमें सारे के सारे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस हैं। पहले तो लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते थे हमारे टाइम में, जब मैंने क्वालिफाई किया था नेट विद JRF, उस टाइम मल्टीपल चॉइस भी होते थे, डेस्क्रिप्टिव भी होते थे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी होते थे। ठीक है, नाउ पैटर्न इज डिफरेंट, देयर विल बी ओनली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आपके पास सभी क्वेश्चंस के लिए देयर विल बी 4 ऑप्शंस, 4 अल्टरनेटिव्स, और 4 में से आपको एक अल्टरनेटिव चूज करना होता है जो करेक्ट होता है। नाउ क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, जिसकी हमने अभी बात की थी। दिस पेपर shall carry 20 questions pertaining to general science. There will be 20 questions in section A, based on general science, quantitative reasoning, analysis and research aptitude. The candidate shall be required to answer any 15 questions. कोई से 15 क्वेश्चंस करने हैं और 2 मार्क्स हैं और 0.5 मार्क्स नेगेटिव होगा फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो इस सेक्शन में जो क्वेश्चंस है हमारे वो जनरल साइंस पर बेस्ड होते हैं और रीजनिंग पर हैं और रिसर्च एप्टीट्यूड है, मेंटल एबिलिटी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन होते हैं इस पार्ट में। पार्ट बी जो है हमारा, इस पार्ट बी में दिस पार्ट विल कंटेन 25 क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जनरली कवरिंग द टॉपिक्स गिवन इन द पार्ट ए कोर ऑफ द सिलेबस। तो हम अभी बात करेंगे कोर और एडवांस सिलेबस की। जो कोर सिलेबस है, ठीक है, उस पर बेस्ड ये पार्ट भी होता है और ये आपका सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्ट में सब्जेक्ट बेस, आप फिजिक्स के हैं तो फिजिक्स बेस्ड क्वेश्चन इसमें होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के। 25 है, 25 में से आपको 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और 3.5 मार्क्स आपको मिलेंगे प्लस, और फॉर ईच रॉन्ग आंसर माइनस 0.75 मार्क्स विल बी अवार्डेड। जो सी पार्ट है इसमें, ये हमारा एडवांस पार्ट होता है। जो एडवांस सिलेबस है हम बात करेंगे, उस पर बेस्ड होता है एडवांस सिलेबस ऑफ फिजिक्स, फिजिकल साइंस, और इसमें हमारे 30 क्वेश्चंस में से आपको 20 क्वेश्चंस करने होते हैं, 5 मार्क्स मिलेंगे और नेगेटिव मार्क्स है 1.25 फॉर रॉन्ग ईच रॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, नाउ बात करते हैं हम सिलेबस की कि इसका सिलेबस क्या क्या है। तो हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। CSIR नेट JRF हमने बात की थी कोर और एडवांस की। तो फिजिकल साइंस सिलेबस इज डिवाइडेड इनटू 2 लेवल्स, core and advanced. Core syllabus, advanced syllabus. Section B is based on this core syllabus. And this section C is based on advanced syllabus. Now core syllabus में आपके होगा मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फिजिक्स, ये आपको पता होना चाहिए सिलेबस में, नेट पे ही पढ़ा हुआ है। मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फिजिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, क्वांटम मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड्स। ये आपके कोर सिलेबस की हमने बात की है। और एडवांस सिलेबस के लिए जो एडवांस सिलेबस है, मैथमेटिकल मेथड्स एडवांस जो पार्ट है, जो सेक्शन सी पर डिपेंड करेगा, मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फिजिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, क्वांटम मैकेनिक्स,
thermodynamics and statistical physics, electronics and experimental methods, atomic and molecular physics, condensed matter physics एंड न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। ये सिलेबस में डाल दूंगा ग्रुप में, भी थोड़ी देर में वहां पर डाल देंगे हम। ठीक है, तो दिस वाज द सिलेबस। अब बुक्स के लिए तैयारी हम कैसे करते हैं, मैं आपको कुछ टिप्स बता रहा हूं इसकी तैयारी के लिए। सबसे पहले तो योर 10+2 फंडामेंटल्स शुड बी क्लियर। आपके जो 11वीं 12वीं के जो कॉन्सेप्ट हैं 11 12 के 10+2 वाले कॉन्सेप्ट हैं फिजिक्स के, वो क्लियर होने चाहिए। ठीक है, उनके लिए बुक्स हमने पढ़ी हैं जो भी, और मैं कुछ बुक्स और रिकमेंड करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ माय एक्सपीरियंस। गुप्ता कुमार के, वो कुमार मित्तल किताबें आती हैं, नगीन प्रकाशन मेरठ की। ठीक है ना, वो बुक्स बहुत अच्छी बुक्स हैं, आप उनको ले लीजिए। हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम किसी को भी ले लीजिए आप। ठीक है, इसके अलावा और भी बुक्स हमारी गुप्ता कुमार करके भी बुक्स हमारी आती हैं, उनको हम पढ़ सकते हैं। और मैं एक सजेशन और करूंगा कि आप लोग ट्यूशन, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, 11th 12th की ट्यूशन भी आप लोग कर सकते हैं। उससे दो बेनिफिट होंगे, आपको फाइनेंशियली फायदा तो होगा, प्लस उसके अलावा उससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। ठीक है, कई मामलों में होता है कि हमें कभी कभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, बट जब हम पढ़ाते हैं तो ड्यूरिंग टीचिंग कॉन्सेप्ट जो हमारे क्लियर होते हैं। तो आप ट्यूशन के जरिए भी कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर सकते हैं। आप ट्यूशन कुछ ले लें, उनसे आप जो इकोनॉमिकली वीक स्टूडेंट्स हैं, आपको उनको आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी सर्विस दे सकते हैं, तो उससे भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। इसके अलावा जो बीएससी में आपने अंडर यूजी में जो आपने बुक्स पढ़ी हैं, वो बुक्स आप पढ़िए। ठीक है ना, आमतौर पर जो भी हमने पढ़ी है फिजिक्स की किताबें, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, सॉलिड स्टेट फिजिक्स की, उन सबको रिवाइज कर लीजिए। बुक्स को मैं कुछ बताऊंगा। और पीजी में जो हमने सिलेबस पढ़ा है उसको रिवाइज कर लीजिए। ज्यादा परेशान होने की इसमें जरूरत नहीं होती है, वो नेट क्वालिफाई के लिए, है ना, 100% जो है। तो मैं कुछ बुक्स आपको सजेस्ट कर रहा हूं, जो बुक्स आमतौर पर हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर है। ठीक है ना, उस पर भी हमें ध्यान देना है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। जैसे मैथमेटिकल मेथड्स या मैथमेटिकल फिजिक्स पार्ट है हमारा, कोर कोर्स में भी है और एडवांस में भी है। तो मैथमेटिकल फिजिक्स की हमारे पास किताबें हैं ढेर सारी। सत्य प्रकाश की है, भाई सुल्तान चंद एंड सन्स का, HK दास की भी है मैथमेटिकल फिजिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स JC उपाध्याय की है, हिमालयन पब्लिकेशन की, और गोल्ड स्टीन की भी है क्लासिकल मैकेनिक्स, वो भी हम पढ़ सकते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स भाई गुप्ता कुमार शर्मा की है, वो हम पढ़ते हैं, जो आमतौर पर हम लोग यूजी या पीजी में पढ़ते हैं। स्टेटिस्टिकल फिजिक्स सत्य प्रकाश की हम पढ़ सकते हैं। इलेक्ट्रोडायनामिक्स गुप्ता कुमार एंड शर्मा की हम पढ़ सकते हैं। सॉलिड स्टेट फिजिक्स के लिए ढेर सारी किताबें हमारे पास हैं। चार्ल्स किट्टल की किताब हमारे पास सॉलिड स्टेट फिजिक्स की है। और इसके अलावा सॉलिड स्टेट फिजिक्स हमारे पास भाई अरुण कुमार PHI पब्लिकेशन है, उसकी हम पढ़ सकते हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स के लिए। ठीक है, इसके अलावा एटॉमिक मोलिकुलर फिजिक्स के लिए वैन वेल है, एटॉमिक मोलिकुलर फिजिक्स के लिए। और भी किताबें इंडियन ऑथर की, न्यूक्लियर फिजिक्स TC तायल अच्छी किताब है न्यूक्लियर फिजिक्स के लिए। और प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स VK मेहता की किताब बड़ी फेमस किताब है, VK मेहता, उसको हम पढ़ सकते हैं। जो दूसरा पार्ट है हमारा एडवांस के लिए, तो कोर कोर्स और एडवांस कोर्स के लिए सेम ही किताबें चल जाएंगी, अलग अलग कर लेने की आपको जरूरत नहीं है। क्लासिकल मैकेनिक्स मैंने बताया, गोल्ड स्टीन की किताबें आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा एटॉमिक मोलिकुलर फिजिक्स राजकुमार की है, अच्छी बुक है, वो हम ले सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म बाय सत्य प्रकाश एंड सॉलिड स्टेट डिवाइसेस PHI पब्लिकेशन की है, नायर एंड दीपा। प्रॉब्लम इन एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, प्रॉब्लम्स इन एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स बीचॉफ स्वरूप एंड सन्स, न्यू दिल्ली की है। इसके अलावा उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की अपनी बुक्स हैं कुछ, वो बुक्स आप डिस्कस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्योंकि उन बुक्स में जो चीजें होती हैं वो समझाने का तरीका बड़ा इजी होता है, बहुत बढ़िया तरीका होता है समझाने का, और एकदम एलिमेंट्री चीजें से स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होते हैं, बेसिक क्वेश्चंस भी होते हैं। दैट क्वेश्चंस आर वेरी यूजफुल फॉर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसके अलावा मैं बीच बीच में आप लोगों को ग्रुप में कुछ क्वेश्चन देता भी रहूंगा। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आप देख सकते हैं। और भी बुक्स यहाँ पर अवेलेबल हैं जिनमें आप स्टडी कर सकते हैं।
अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं कुछ, और हाउ टू क्रैक यूजीसी सीएसआर नेट फिजिकल साइंस। ये मेन पार्ट होता है कि हम तैयारी किस तरह से करें। नॉर्मली स्टूडेंट्स बड़े पजल होते हैं, परेशान होते हैं और तैयारी करते हैं कोचिंग करने के लिए। तो मैंने खुद देखा है, सुना है कि नेट के लिए कोचिंग करने जा रहे हैं, आपको कोई जरूरत नहीं है जाने की। यू कैन प्रिपेयर फॉर नेट एट योर होम। अपने घर पर आप लोग तैयारी करें। जो मैंने आपको बताए 11th-12th के कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। बुक्स मैंने आपको बताई, उसके लिए आप अभी मैंने फिजिक्स की किताबें बताई थी, नगीन प्रकाशन मेरठ की, ठीक है, वो किताब आप लीजिए कुमार मित्तल की। इसके अलावा और भी हैं, गुप्ता कुमार की किताबें हैं, उनको पढ़ सकते हैं। बीएससी में आप अपना रिवाइज कर लीजिए थोरोली, जो बुक्स नॉर्मली हमने पढ़ी है। स्पेशल कोई गाइड या कोई अलग से कोई सिलेबस लेने के लिए नेट की तैयारी के लिए जरूरत नहीं है। जो रूटीन वाली हमारी बुक्स होती हैं उन्हीं बुक्स को हम पढ़ सकते हैं। नाउ ठीक है, अब इसमें एक चीज है मैंने बताई थी अभी, स्ट्रेंथन योर बेसिक्स। बेसिक्स शुड बी क्लियर, आपके फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए। अ स्ट्रॉन्ग 12th मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स बैकग्राउंड इज हाईली रिक्वायर्ड एंड यू शुड बी स्ट्रॉन्ग इन फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स, जो मैंने अभी बात की है। एज यू विल बी गोइंग टू फर्दर रिसर्च और टीचिंग, तो फंडामेंटल तो क्लियर होने ही चाहिए इफ यू आर इंटरेस्टिंग इन टीचिंग, ठीक है। एंड इफ यू लैक इन फंडामेंटल नॉलेज तो देयर विल बी good for nothing. Now time factor. Study daily 3 to 4 hours at your home for the preparation of NET. And और उसमें कोई ये नहीं कि आप कोई आप धीरे जब भी टाइम मिलता है तो 3-4 घंटे की स्टडी पर डे आपको करनी चाहिए। इसके लिए एक प्लान बना लीजिए और कंटिन्यूसली, गैप नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूसली आप पढ़ते रहिए। उसमें स्टडी मटेरियल के लिए बुक्स मैंने आपको कुछ बताई हैं, तो वो बुक्स आपकी हेल्प करेंगी स्टडी मटेरियल के लिए। इसके अलावा और बुक्स भी आप पढ़ सकते हैं। आपको यदि लग रहा है कि और बुक्स भी होनी चाहिए, पुराने साल के क्वेश्चन पेपर हैं, दैट क्वेश्चन पेपर्स आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। नेट पर पड़े हुए हैं, आप वहां से निकाल सकते हैं वो पेपर, ठीक है। उनको आप रिवाइज कर सकते हैं, उससे प्रैक्टिस होगी। और एक चीज है, हमें जो टाइम फैक्टर इंपॉर्टेंट है, 3 घंटे का पेपर है तो आपको 3 घंटे के अंदर पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट हो जाना चाहिए। मोटिवेशन इज मस्ट एंड ऑलवेज कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड, ठीक है। कुछ बुक्स मैंने आपको बताई थी, तो उन बुक्स को आप ध्यान रखिए, मैं ग्रुप में वो बुक्स डाल दूंगा। अब जैसे हम बात करते हैं कुछ, जो हमने सेक्शन ए की बात की थी, तो सेक्शन ए में जनरल साइंस थी हमारी, और मेंटल एबिलिटी वाले थे, एनालिसिस पर बेस्ड क्वेश्चंस थे उन क्वेश्चंस में। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या हम कर सकते हैं इसमें, तो देखिए। उसके बाद फिर हम 1-2 मिनट में वो कर देंगे। सपोज के क्वेश्चन कैसे आते हैं एलिमेंट सेक्शन ए में। सेक्शन ए में क्वेश्चन है, सपोज आपके पास कोई क्वेश्चन ही दे दिया, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी डॉट 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 एक्स माइनस जेड, मीन्स मल्टीप्लीकेशन हो रहा, ठीक है। इसकी क्या वैल्यू होगी? यू विल बी गिवन 4 अल्टरनेटिव्स, ठीक है ना। वन अल्टरनेटिव इज 0, सेकेंड इज a to the power infinite, third alternative is infinite, and fourth is none of these. Suppose these are alternatives and one option is correct for this. तो आप इसमें ध्यान से देखिए, एक पैटर्न आपको मिल रहा है यहाँ पर। x पहला जो आपका अल्फाबेट है दैट इज x है सभी में, ठीक है। ध्यान से देखिए, x x x सब में x आएगा। यहाँ पर a माइनस हो रहा है, माइनस बी, माइनस सी, माइनस डी, और कहीं पर एक जगह आएगा x माइनस एक्स, ध्यान दीजिए, ठीक है ना। और लास्ट में x माइनस जेड। तो a b c से लेकर z तक आ रहे हैं फैक्टर, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं सब आपस में। एक जगह ये आएगा x माइनस एक्स, क्लियर। और x माइनस एक्स इक्वल टू 0। इसका आंसर क्या होगा? 0 होगा सर, है ना, 0 होगा ना जी सर, क्लियर। तो ये क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम। cos 0 cos 1 डिग्री अप टू cos 180 डिग्री, cos 0 डिग्री इंटू cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री अप टू cos 180 डिग्री। इसका आंसर क्या होगा सर? इट इज ऑल्सो 0। इट इज आल्सो 0, क्योंकि एक जगह कहीं पर यहाँ पर cos 90 डिग्री आएगा एंड cos 90 इक्वल टू 0, तो एवरीथिंग विल बी 0।
तो ये क्वेश्चन सेक्शन ए में इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। और भी क्वेश्चन हम इसमें कुछ डिस्कस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टर्न पर हम आगे इस सेक्शन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन और करेंगे, आप लोग भी ट्राई कीजिए, ठीक है। अब हम Okay. इसको यहीं पर बंद कर रहे हैं। कुछ डिस्कस करना हो इसमें आप वेबसाइट देखिए, नेट की तैयारी कीजिए और दिसंबर में एग्जाम दीजिए जिन्होंने दिया है। अब हम इसको यहीं पर क्लोज कर रहे हैं और मैं कुछ मटेरियल इसमें डालूंगा ग्रुप में, आप लोग ग्रुप में टच में